बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमराना, सुनो तुम्हें यतीम खाने की मालकिन बुला रही है। जाओ जाकर इनकी बात सुनकर आ जाओ। मेरी दोस्त मुझे इत्तला देकर चली गई। मैं हैरान हुई कि मालकिन मुझे क्यों बुला रही है। वो तो किसी से सीधे मुंह तक बात नहीं करती। अब अचानक से मुझे बुलाने का क्या मकसद? जरूर किसी बात को ढूंढ कर मुझे डांटने के लिए बुलाया होगा। दिल ही दिल में मैं यही सोचती यतीम खाने की मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो इसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। इसका चेहरा मामूल से ज़्यादा खिला हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो आज बहुत ही खुशगवार मूड में हो। मुझे हैरत तो हुई क्योंकि इसका मूड बहुत ही कम ठीक रहता। हर वक्त दूसरों पर चिल्लाने के अलावा इसका कोई काम नहीं था। ये इसका बहुत ही पसंदीदा मशगला था, लोगों को परेशान करना, इन्हें नीचा दिखाना। मेरी भी बहुत बार इससे बहस हो चुकी थी। मैं अंदर गई तो इसने मुझसे कहा, देखो कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। मैंने सामने निगाह दौड़ाई तो वहाँ सोफे पर एक नौजवान बैठा था। इसके साथ एक औरत मौजूद थी। मैं हैरान हुई, ये कौन है? मैं तो इन्हें नहीं जानती। इतने सालों में यतीम खाने में मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया। मैंने धीरे से सलाम किया। मालकिन ने मेरी तारुफ करवाया और कहा, ये इमराना है। जब एक माह की थी तब इसका बाप इसे यहाँ कर छोड़कर चला गया। इसके बाद से हम यतीम खाने में इसे पाल पोस रहे हैं। मुझे मालकिन की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो लोग मुझसे छोटे छोटे सवालात कर रहे थे। मैंने कितनी तालीम हासिल की, यतीम खाने में कितने अरसे से हूँ, मेरी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैं मालकिन के डर से चुपचाप सवालों के जवाब दिए जा रही थी। मालकिन ने मुझसे कहा, ये लोग खास तौर पर तुमसे ही मिलने यहाँ पर आए हैं। दरअसल इन्हें एक अच्छे रिश्ते की तलाश है, तो इन्होंने सोचा क्यों न यतीम खाने में आकर किसी लड़की को ढूंढा जाए जिससे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा अता पता ना हो। क्योंकि यतीम खाना ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं जाती। आजकल की लड़कियों की तरह तेज तर्रार भी नहीं होती। यतीम खाने की मालकिन ये बात सुनकर मुझे जोर से हंसी आई, मगर मैंने कंट्रोल कर ली क्योंकि ये बात बहुत ही अजीब थी। यतीम खाने की लड़कियों को बाहर का कुछ आता अता पता ना हो, हालांकि इन्हीं लोगों के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। हम लोगों ने जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखा होता है और बर्ताव होता है, इसलिए हम बहुत जल्द लोगों की हकीकत जान लेते हैं। लोगों के बहुत अच्छे से पहचान होती है हमें, और मैं तो हद से ज्यादा तल्ख भी थी। मुझे लोगों की मुनाफ़त बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर कोई मुझसे कुछ भी गलत बात कहता तो मैं मुंह पर जवाब दे देती। हालांकि मैं जानती थी ये अच्छी बात नहीं, ये बदजुबानी होती है। लेकिन मैं यहाँ रहकर इतनी ज़्यादा तल्ख हो चुकी थी कि हर बात को गलत ही अंदाज में लेती। मुझे लगता था कि कोई भी हमारा हमदर्द नहीं हो सकता, ना ही किसी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरे बाप ने मुझे बहुत ही छोटी उम्र में यतीम खाने में छोड़ दिया। जब मैं सिर्फ एक माह की थी, वो चाहते तो मुझे अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन मुझे बोझ समझा और यहाँ छोड़ गए। मैं बाप के होते हुए भी यतीम हो चुकी थी और यतीमी में ही पली बढ़ी। बचपन से लेकर अब तक मैंने मालकन की बहुत बार मार खा चुकी थी और इसकी बातें सुन चुकी थी। वो हम सबको गुलामों से भी बदतर तरीके से रखती और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती थी। यतीम खाने में मेरी किसी भी लड़की से नहीं बनती सिवाय एक लड़की के, समरा, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा इसके साथ रहती, इसी के साथ खाना वगैरह खाती। यतीम खाने में खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक ही होता। यहाँ जब भी खाना आता वो इस काबिल होता ही नहीं कि इसे कोई इंसान खाए। यूँ लगता जैसे किसी जेल के कैदियों के लिए खाना आया है। दरअसल यतीम खाने में जो भी फंड आते, इसमें से आधे से ज्यादा फंड तो मालकन अपने पास रख लेती। बाकी बचे कुछ फंड को हमारे ऊपर खर्च करती। यतीम खाने की सफाई भी हम लोग खुद ही किया करते। पढ़ाई के नाम पे मालकन ने हमारे साथ मजाक किया था। एक नातजुर्बाकार टीचर को बुलवा कर नाम की पढ़ाई करवाती थी। हालांकि इसे हमारी तालीम से के अलग पैसे मिलते। वो एक डाकू थी। डाकू कहना तो ठीक ही है, क्योंकि जो पैसे हमारी फलाह बहबूद में लगाने चाहिए वो सब अपने पास रखती और ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही थी। यतीम खाने की मालकिन बहुत मोटी थी और मुझे बहुत बुरी लगती। वैसे भी यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसे यतीम खाने की मालकिन पसंद हो। सब हर वक्त इसके बारे में गलत बातें करते। इसने हर एक लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया कि किसी के दिल में भी इसके लिए जगह नहीं थी। बस जहाँ से इसे पैसे नजर आते वहीं इसके अंदर की नरमी बाहर आ जाती। अभी भी इस औरत और मर्द के सामने बैठी खुशामदी लहजे में बातचीत कर रही थी। मैं जानती थी कि इसने बहुत मोटी रकम ली होगी। वो मुझे कह रही थी कि मैंने यतीम खाने की बहुत सी लड़कियों की तस्वीर इन्हें दी थी,
ان میں سے तुम ही पसंद आई हो, अब ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो इशारे कर रही थी कि तमीज से बैठो और अदब से पेश आना, इस रिश्ते से मना करना। मैं जानती थी कि यतीम खाने की मालकिन एक तरह से मेरा सौदा कर रही थी, मगर वो औरत और इसके साथ मौजूद लड़का बहुत ही सुलझे हुए लग रहे थे। एक पल को मैंने हिसाब लगाया कि अगर मेरी शादी से लड़के से हो जाती है तो मेरी जान इस यतीम खाने और इसकी मालकिन से छूट जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। अगर मैं यहीं रही तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ना ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे अगर एक मौका कुदरत दे रही है तो मुझे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। यही सोचकर मैंने एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और यतीम खाने की मालकिन को इसके ही अंदाज में जवाब दिया। कहा, ठीक है, आपको जैसे मुनासिब लगे। मेरी इतनी फर्माबरदारी देखकर वो हैरान हो गई। यकीन तो इसे नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इसने लोगों के सामने हमें कुछ देर में आपको जवाब देंगे। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो यतीम खाने की मालकिन मुझसे कहने लगी, तुम इतनी टेढ़ी लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मैंने इसे कहा, तुम्हारे साथ बहस करने का फायदा नहीं, इसलिए यहाँ कर दी। तुमने इतने पैसे जो लिए हैं तो इससे मतलब रखो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मेरी बात सुनकर इसका मुंह बन गया। इसके ख्याल में तो ये बात किसी को पता नहीं चलनी थी, मगर मैं भी इसकी रग रग से वाकिफ थी। मैं वापस अंदर आई तो मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, क्या हुआ इमराना, मालका ने तुम्हें क्यों बुलाया था? फिर उसे डांट रही थी? मैंने इसे कहा, नहीं, डांट नहीं रहे थे, अब की बार तो मेरी किस्मत चमक गई है। वो हैरान हुई और कहने लगी, आखिर कैसे? मैंने इसे सारा वाकया सुनाया। वो बोली, हाँ, कर चुकी हो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में। अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या कुछ गलत है? समरा कहने लगी, नहीं, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे? तुमने बिना इन दोनों से अकेले बातचीत किए ये फैसला क्यों कर लिया? तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था। मैंने गलत फैसला किया है या सही, ये मैं नहीं जानती। इस फैसले के असरात मुझ पर क्या होंगे, लेकिन इस मौके को हरगिज अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। तुम परेशान न मत हो, मैं जल्द ही तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकालने का बंदोबस्त करूंगी। देखना, एक दिन मैं इस यतीम खाने की मालकिन से हर जुल्म का बदला लेकर रहूंगी। पूरी रात में आंखों में ख्वाब सजाती रही। वहां रहने वाली सारी लड़कियों को इस बात का इल्म हो चुका था कि मैं अब यतीम खाने में नहीं रहूंगी। जल्द ही यहाँ से रुखसत होकर एक बड़े घर में चली जाऊंगी। सब खुसर खुसर कर रहे थे, इस बात से जल भी रहे थे और कुछ तजस्सुस के मारे मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। इन्हें कोई चटखारेदार कहानी चाहिए थी, मगर मैंने इन सबको नज़रअंदाज किया। ये सोचने लगे, यहाँ से निकलकर सबसे पहला काम क्या करूंगी। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, मगर अपने बाप से कभी नहीं मिलना चाहती थी। मुझे अपने बाप से नफरत हो गई। मेरे लिए तो मेरा बाप मर चुका था सालों पहले। अगर आपको कभी मुड़कर वापस आता भी तो इसे पहचानने से इनकार कर देती। वैसे भी मुझे अपने बाप की शक्ल याद ही नहीं थी। एक माँ के बच्चे को क्या पता होता है कि कौन आपको क्या लगता है। इसलिए दुनिया में लोगों की भीड़ में अगर वो कहीं कुछ खो जाए तो कोई मुजायका ही नहीं। आराम से इस शहर में मैं रह सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ना ही मैं ये सब जानने में कोई दिलचस्पी रखती थी, मगर समरा ने मुझे कहा था, जब तुम यहाँ से जाओ तो सबसे पहले अपने अब्बा से मिलने जाना, हो सकता है वो तुम्हें याद करते हो। समरा मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही नरम दिल की लड़की थी, हमेशा दूसरों को मौका देने पर यकीन रखती। मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच दोस्ती ज़्यादा गहरी थी। हमारी दोस्ती की शुरुआत ही बहुत ही अलग तरीके से हुई। मुझे याद है, मैं इस वक्त 7 साल की थी जब समरा यहाँ पर पहली बार आई, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मालकन का रवैया इसे बहुत खौफजदा कर रहा था। इसके अम्मा अब्बा की मौत एक हादसे में हो गई। इसके सगे चाचा ने इसके बाप की जायदाद पर कब्जा करके इसे यतीम खाने छोड़ दिया। वो लावारिस यहाँ मिली थी। मालकन इसे अंदर ले आई। सब लड़कियां इसे अजीब नजरों से घूर रही थी। वो रोई जा रही थी। एक कोने में जाकर बैठ गई। मालकन ने गुस्से से कहा, अपना रोना बंद करो, अब तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, तुम्हें यहीं रहना है। मुझे इसकी बात सुनकर गुस्सा आया कि वो एक बच्चे पर ऐसे चिल्ला रही है। इसलिए इसके जाने के फौरन बाद मैं उठकर समरा की तरफ आई और धीरे से इसके हाथों को थामा। इसकी आंखों में देखा जहाँ से आंसू टपक रहे थे। फिर मैंने इसकी आंखें साफ की और इससे कहने लगी, देखो, अब तुम इस पूरी दुनिया में अकेली हो, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ। हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों पर भरोसा मत करना, ना ही इनसे कोई उम्मीद लगाना, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद से मेरी और समरा की ऐसी दोस्ती हुई जो आज तक नहीं टूट पाई थी।
वक्त के साथ साथ इसने भी यहाँ रहना सीख लिया और अब तो बहुत साल गुजर गए थे। मैंने समरा के अलावा यतीम खाने में किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं की, मेरी वाहिद दोस्त समरा ही थी। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अहम थी, इसलिए मेरा पक्का इरादा था कि यहाँ से बाहर जाते ही सबसे पहले समरा को यहाँ से लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। वो फितरी तौर पर एक डरपोक लड़की थी, वो ज़रा ज़रा सी चीज़ पर रोने लग जाती। अब भी जब इसने सुना कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और मैं यहाँ से जाने का फैसला कर ही चुकी हूँ, तो ये सुनकर भी रोने लगी। हालांकि वो मेरे ऊपर जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इसकी वजह से यहाँ रुक जाऊँ और अपने ख्वाबों को छोड़ दूँ। हमारी दोस्ती थी ऐसी ही, एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने पर राजी हो जाते, मगर अब अपने आंसू मुझसे छुपा रही थी। मैंने इससे कहा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से बाहर तुम्हारे और अपने ही, हम दोनों के लिए ही जा रही हूँ। तुम रो मत, सिर्फ मेरा इंतज़ार करना। वो बार बार मुझसे इस बात का जिक्र करती कि कहीं वो लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे, ना जाने किन लोगों को वो मालकन ढूंढ कर लाई है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला कर रही हो, इसलिए एक बार फिर तुम इस बारे में सोच लो। मैंने इससे कहा, देखो मैं तुम्हारी तरह हरगिज नहीं हूँ जो डर जाऊं। मैं यहाँ से एक बार अगर बाहर निकल गई ना, तो यकीन मानो हम दोनों की जिंदगियां बहुत ही आसान हो जाएंगी और हमें एक बार अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का मौका मिल जाएगा। हम इस जंगल से निकल जाएंगे। फिर मैं अगले कई दिन तक इस बारे में समझाती रही। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो लोग दोबारा आए, मेरी दोस्त से भी मिले। उन्होंने कहा, हमें शादी करने की बेहद जल्दी है, हम सादगी से शादी करना चाहते हैं। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो इतने बड़े अमीर घर के हैं और अमीर लोग हैं, इसके बावजूद वो मुझ जैसी एक यतीम खाने में पलने वाली गरीब लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं। मैंने तो सुन रखा था कि ये अमीर लोग हमेशा अपने जैसे लोगों में शादी करना पसंद करते हैं, मगर यहाँ तो मामला उलट था। कुछ तो अजीब था। उन्होंने ये तो बहाना बनाया था कि यतीम खाने की लड़कियां मासूम होती हैं, तेज तरार नहीं होती, मगर ये बहाना तो मुझे बिल्कुल बोगस लग रहा था। असल कहानी कुछ और होगी। खैर, मैं रिश्ता एक छोटी सी तकरीब में पक्का कर दिया गया। इस तकरीब का इनकाद यतीम खाने में ही किया गया। आज यतीम खाने की लड़कियां बेहद खुश थी, क्योंकि आज इन्हें इतने अरसे बाद अच्छा खाना खाने को मिला था। लड़के वालों ने खुद ही इंतजाम किया। इनकी तरफ से सिर्फ इनके करीबी रिश्तेदार ही आए थे। रात के वक्त में उंगली में सजी से मंगनी की अंगूठी को देखे जा रही थी। मैं किसी के नाम से जुड़ गई थी, मंसूब हो चुकी थी किसी से लेकर मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं भर रहे थे। दिल बिल्कुल खाली सा था और बहुत से शकूक व शुबात मेरे दिल में जड़ पकड़ कर बैठे थे। लेकिन मैं इसका वो जिक्र समरा से नहीं कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो जाए और मुझे मेरे इरादे से पीछे हटा दे। कुछ दिन बाद लड़के वालों ने ऐलान किया कि हम निकाह के लिए अगले जुमा को आ जाएंगे। तैयारियां वगैरह हो गई और मेरे होने वाली सास ने मेरे लिए एक अच्छा जोड़ा भी भेजा। इन सब के दौरान यतीम खाने की मालकिन ने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मेरे ससुराल वालों ने कभी किसी चीज़ के नाम पर इनसे पैसा लेती, तो कभी किसी चीज़ के नाम पर। मैं अच्छे से जानती थी कि वो ये सब पैसे अपनी जेब में डालने वाली है। निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो गई तो सब लोग निकाह के लिए आ गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान से मेरी शादी होने वाली है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब हम लोग एक उम्मीद बांध रहे थे कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। पहली बार जिंदगी में इतने ज़ेवरात पहने थे, इतना तैयार हुई थी, मैं बहुत हसीन लग रही थी। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। फिर बाहर शोर मच गया कि बारात आ गई। यतीम खाने की मालकिन बाहर खड़ी इस्तकबाल की तैयारियां कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग अंदर आए। जो ही मेरी नज़र सामने खड़े दूल्हा पर पड़ी, तो मेरी तो चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो एक उधेड़ भर आदमी था। अब तक तो जो कुछ मुझे बताया गया था, इसके मुताबिक तो वो हैंडसम लड़का ही मेरा होने वाला शौहर था, जो शुरू से लेकर अब तक मुझसे मिलने आया था। रिश्ता करने वक्त वही मेरी सास के साथ आया, मंगनी के वक्त भी। ये सब क्या है? मैं हैरान हुई। मैंने यतीम खाने की मालकिन से कहा कि मेरी मंगनी तो और किसी के साथ हुई थी, तो कौन है ये? मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वो बोली, पागल, तुम्हारी मंगनी इसी उधेड़ उम्र आदमी से हुई है। वो तो बस तुम मना न करो इसलिए मैंने नौजवान को इधर ही रखा। वो दरअसल इसका छोटा भतीजा है। तुमसे ये बात छुपाए रखी। तुम एक उधेड़ उम्र से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। अब खामोशी से बैठ जाओ, हमारा तमाशा मत लगाओ। इसने मुझे सही फंसा दिया। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। बारात दरवाजे पर खड़ी थी, जिसे वापस भिजवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
समरा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो अभी मना कर दो, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं मना कर दूंगी, मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे, यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। चलो कुछ दिन इसको बर्दाश्त कर लूंगी। यही सोचकर मैंने कहा कि ये मान गई, और बूढ़ा मुझ पर एक आंख नहीं भा रहा था। अब तक इस खूबसूरत नौजवान के सपने सजाए थे, इसलिए अचानक से इसे कबूल करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर मुझे ये करना ही था। मैंने अपने दिल को राज़ी किया और आखिरकार निकाह के लिए हाँ कर दी। निकाह हो जाने के बाद मेरे जज्बात बिल्कुल ही अलग थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे मेरे सारे ख्वाब छीन गए हों। निकाह के बाद मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगे कि तुम्हारी रुखसती भी हम आज ही करेंगे। हालांकि इससे पहले ये बात ही की गई थी कि रुखसती निकाह वाले दिन की जाएगी। बहरहाल अब मैं कुछ भी बोलती या कुछ भी करती, सबका कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये बात तो मुझे समझ आ गई थी कि समरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे चीजों को छुपाने की शौक रखते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी, पहले बताना चाहिए था कि रुश्ती आज ही होगी। मैं जानती थी कि ये सब यतीम खाने की मालकन की चाल है। इससे तो पैसे चाहिए थे जो इसे मिल गए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो या आबाद, इस बात से इसे कोई भी लेना देना नहीं था। चारों नचार मुझे रुखसत होकर इनके साथ जाना पड़ा। रास्ते भर वो अजीब अजीब तरह से छुप छुप कर बातें करते। इनकी बातें मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। यूं लगता जैसे कोई ऐसी चीज है जिससे मैं अनजान हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। रास्ते में मुझे इस बात का इल्म हुआ कि जिसे मैं अपनी सास समझ रही हूँ, वो दरअसल मेरी सास नहीं, बल्कि वो तो इस नौजवान की माँ है। कितना अजीब हो रहा था ना। सब अब न जाने जाकर किन किन राजों से पर्दे उठने वाले थे। अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। इतनी बड़ी गाड़ी में पहली बार बैठी थी, इसमें कोई शक नहीं था। ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे। एक पल को तो मैंने सोचा कि क्या पता ये भी धोखा दही हो, कि अमीर बनाकर वो मुझे धोखे से अपने साथ ले जाएंगे। मगर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ऐसा नहीं है। इनकी आदतों अतवार अलग हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं। 1 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम लोग एक कोठी में आकर रुक गए। इतनी बड़ी कोठी, इतना आलीशान घर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। दिल खुशी से भर गया। अब इस कोठी पर मैं राज करूंगी। कुछ देर बाद होने वाले वाकयात में भूल गई, बिल्कुल ही मगन होकर इस कोठी को देखने लगी। लेकिन फिर तब भी ज़रूरत की आवाज़ मुझे वापस होश की दुनिया में खींच के लाई। इनके साथ कोठी के अंदर आ गए। कोठी बाहर से जितनी आलीशान थी, अंदर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैं होंठों की तरह इधर उधर देख रही थी। लोग मुझे मैंने खुद को फौरन से संभाला और दुपट्टा की करके, मैं तो दुल्हन हूँ, मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। फिर एक सोफे पर लाकर बिठाया गया। फिर मूवी वगैरह बनवाने वाला सेशन शुरू हुआ। इससे मैं बहुत ज़्यादा बोर थी। एक तो बूढ़े के साथ बैठा कर तस्वीरें बनाने का मुझे शौक नहीं था। दूसरा, अब मैं काफ़ी थक चुकी थी, सिर्फ आराम करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर किसी को सब वो बोल नहीं सकती थी। कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं थी, यहाँ तक कि समरा को आने की इजाज़त भी मालकन ने नहीं दी। हालांकि इसका दिल बहुत था कि वो मेरे साथ आए और इससे बात से वाकिफ हो जाए कि मैं किन लोगों के साथ जा रही हूँ वगैरह। सेशन से फारिग होकर मुझे कमरे में बिठा दिया गया, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था अपने शौहर को देखूं, लेकिन मुझे इस इंतज़ार में जागना ही था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया। मैंने इसे अलग नज़र से देखा तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही ग्रेसफुल है और बहुत ही हैंडसम लगते हैं। मेरा देखने का नज़रिया बदला तो मुझे इनमें बहुत सी अच्छाइयाँ नज़र आना शुरू हो गई। वो बहुत ही धीमे मिजाज के थे। मेरी शादी की पहली रात बहुत ही अच्छी गुजरी। जो कुछ देर पहले सब चीज़ों के बारे में गलत सोच रही थी, अब मेरी सोच अक्सर बदल गई। अगले दिन समरा से मिलने के लिए मैं यतीम खाने चली गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने इसे बताया जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं, देखो मैं कितनी खुश हूँ। वलीमे वगैरह से फारिग हो जाने के बाद शादी का तीसरा दिन था, जब एक दिन अचानक से मैं मेरे घर में बने तय खाने में चली गई। वहाँ एक कमरा बना हुआ था, तो मुझे हैरत थी कि इस कमरे में क्या होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। इसमें बहुत से मर्द और औरत एक साथ में एक बच्चा भी थे। यूं लगता था किसी तकरीब में ली गई है। अभी वो तस्वीर देख ही रही थी, मेरे शौहर मेरे पीछे आ खड़े हुए। उन्होंने मुझे बताया कि ये तस्वीर मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की है। अब वो मुझसे नहीं बात करता, लेकिन हम एक तकरीब में गए थे। इस वक्त इसकी बीवी भी आई थी। हम सब ने मिलकर एक साथ तस्वीर ली थी। मुझे कारोबार में मसरूफ रहकर वक्त गुजरने का पता नहीं चला, इसलिए कभी शादी कर ही नहीं सका। अब जब की तो इतनी प्यारी बीवी मिली है। मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। दिन यूं ही
खूबसूरत गुजर रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। इस तरह इन्हें संजीदा देखा मैंने बहुत कम था। ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना ज़्यादा परेशान लग रही हैं? मैंने इनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, कोई ज़्यादा परेशानी है? उन्होंने फिर मुझे धीरे-धीरे बताना शुरू किया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ढूँढते हमारे घर पर आए। ये सुनकर उछल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब्बा मुझे ढूँढते हुए आएँगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो यतीम खाने गए थे, वो वहीं से इन्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारे अब्बा ही दरअसल मेरे वो दोस्त हैं जो इस दिन इस तस्वीर में मौजूद थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी इस दोस्त की बेटी होगी। कैसा इत्तेफाक है। मैं हैरत से गूंग बैठी रह गई। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, एक बार बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर चाहो तो मिल लो। मैंने गुस्से से कहा नहीं, उन्होंने इतने सालों में कभी मेरी परवाह नहीं की, मुझे यतीम खाने डलवा दिया, अब मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? फिर मेरे शौहर ने मुझे समझाया और कहा एक बार जाकर इनसे मिल लो, इनकी बात सुन लो, हो सकता है इनके पास कोई वजह हो। अपने शौहर की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए कि वह हाँ कर दी और अगले ही दिन एक रेस्टोरेंट में अपने अब्बा से मिलने के लिए चली गई। इतने सालों बाद अपने अब्बा को अपने सामने देखकर हम्म, मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं आ रहे थे। यूं लगता था हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं, जैसे हम दोनों अजनबी हैं और अचानक टकरा गए। वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, इनके चेहरे पर नदामत साफ नजर आ रही थी, लेकिन मेरा इरादा इनकी बात सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के कहने पर यहाँ आई थी, क्योंकि इनकी बात को मैं टाल नहीं सकती थी। फिर मेरे बाप ने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें यतीम खाने छोड़कर आने की। बाद में अपनी ज़िंदगी शुरू कर ली, दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी रह गया। लेकिन इतने साल बीत गए, मेरे यहाँ एक भी औलाद नहीं हुई। मैंने इसे तलाक दे दी और दोबारा शादी की। तीसरी बीवी से मेरी एक बेटी हुई, लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसका कहना है कि मैं खुदगर्ज बाप हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैं खुदगर्जी में ही तुम्हें यतीम खाने में डलवा दिया था, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा था। और जिस बेटी को मैं अपने साथ रखना चाहता था, वो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बीवी बेटी की वजह से बहुत सख्त बेटी की एक बात ज्यादा थी, वो इसकी बहुत लाडली भी थी। इसलिए जब इसने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो वो इसे साथ लिए अपने मैके चली गई। न जाने कितने साल हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। मेरी बीवी ने भी मुझसे तलाक ले ली। अब मैं इस भरी दुनिया में अकेला हूँ। कहने को मेरी दो बेटियां हैं, लेकिन एक को मैंने खुद छोड़ दिया और दूसरी मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई। मुझ जैसा बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे दोस्त की बीवी बन गई है, तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। दरअसल मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यतीम खाने गया था, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, तुम्हारा पता करवाया। यतीम खाने की मालकन ने मुझे बताया कि तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम्हारे बारे में सब बताया, तुम्हारा पता दिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो पता चला कि मेरा अपना ही दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। मेरे अपने दोस्त से ज्यादा नहीं बनती, बस वो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा कारोबार वगैरह सब डूब गया, मैं गरीब हो गया, लेकिन वो इतना ही अमीर होता जा रहा था। मुझे इससे नफरत है, तुम इससे तलाक लो। अब्बा की बात सुनकर मैंने हैरत सर उठाकर इनकी तरफ देखा। एक बार फिर से मेरी जिंदगी वो अपनी खुदगर्जी और नफरत की वजह से तबाह करने जा रहे थे। मैंने इनसे कहा कि अब आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है। बेशक शुरू में मुझे इनसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत अजीज हो चुका है। मुझे आप अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आए। मुझे जो कुछ आपने गुज़रे सालों में किया वही काफ़ी है। शुक्र है मैं आपके साथ पली बड़ी नहीं हूँ। हमेशा सोचती थी काश मैं आपके साथ रहती, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ, वरना आपकी इस खुदगर्जी की वजह से मैं भी खुदगर्ज बन जाती और न जाने मुझे क्या क्या सहना पड़ता। दोबारा मेरे शौहर से रब्ता मत करना। आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, सिर्फ इनकी वजह से बैठी हूँ, इनकी बात का मान रखने के लिए, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा आपसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। ये कहकर मैं वहां से वापस आ गई। पीछे अब्बा मुझे आवाज़ें देते रहे। मैंने अब्बा की आंखों में लालच की चमक देख ली। मैं समझ गई थी कि मेरे शौहर की दौलत की वजह से वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जबकि वो इस बात को काफ़ी अरसे से जानते थे कि मैं शादी करके इन्हीं के दोस्त के घर में रह रही हूँ। वो मिलने के लिए अब आ रहे थे। इनकी सारी चालें मुझे अब अच्छे से समझ आ रही थी। इस दिन मैंने सारा किस्सा वहीं ख़त्म किया और सरशारी से घर वापस चली आई। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई।
میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا کہ اب آپ مجھے کبھی بھی اس بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں ان سے ملوں یا بات چیت کروں۔ ہاں وہ میرے باپ ہیں، اس ناطے سے تھوڑی سی ان کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ وہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ میرے شوہر نے کہا اس نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے، میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دراصل اس نے غلط انسان پر بھروسہ کر کے اپنا کاروبار اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا اور اسی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ صرف وقت ضائع کرتا رہتا تھا اور میں نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ ان کے بعد یہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ خیر تم پریشان مت ہو، اگر تم کہتی ہو تو میں اس کی مدد کر دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ آج مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ہینڈسم ہونا ضروری نہیں، اچھائی تو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کا بے حد شکر ادا کر رہی تھی کہ میری زندگی میں میرا شوہر نعمت بن کر آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب میں سمرہ کو بھی یتیم خانے سے لے آؤں۔ کچھ دن بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ یتیم خانے گئی۔ سمرہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہا تم اتنے عرصے بعد آئی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ کچھ کام نمٹا رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی، چلو میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ مالکن سے بات کر لی ہے، ویسے وہ پیسوں کی بھوکی ہے، اس نے تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے، اسی شرط پر کہ ہم اسے پیسے دیں، اور ہم نے اسے دے دیے ہیں۔ چلو تم سامان پیک کرو، میرے ساتھ میرے گھر جا کر رہو گی۔ میں اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا ارادہ تھا کچھ عرصے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کر دی جائے۔ میرا شوہر ویسے بھی اپنے بزنس ٹرپ وغیرہ پر جاتے رہتے تھے، ایسے میں سمرہ میرے ساتھ رہے گھر پہ رہنے لگی تو ہم دونوں کے لیے کافی اچھا تھا۔